Progress. Hello. Good morning, all of you. Yes, sir. Good Morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. 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 लगता है आपको हमारी आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आवाज Good आ morning, रही all of you. गुड मॉर्निंग Good मैम। morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Okay. आवाज clear है? Good morning, Start करें? Okay. Yes, ठीक है? ma'am. तो Yes, यस मैम ma'am. स्टार्ट कर। Okay. Today we start in chapter 5 coal and petroleum. ठीक है? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे coal and petroleum. आप लोग ध्यान दीजिएगा. ओके सो कोल एंड पेट्रोलियम ओके कोल आप जानते ही हैं और पेट्रोलियम को भी आप अच्छे से जानते हो इसी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे तो जनरली वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो कि हमारी बेसिक नीड्स है जिनका हम पर डे यूज करते हैं सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर उनमें से कुछ तो नेचर में हमें मिल जाते हैं and some have been made by human effort और कुछ ऐसे हैं जो कि human effort यानी human made है जिनको कौन बनाता है human made है ना human being बनाते हैं है ना तो एक्टिविटी हम देखते हैं इसमें 5.1 दिया गया है इसमें कह रहा है मेक a list of various materials used by us in daily life है ना डेली लाइफ में हम पर डे अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजें मटेरियल ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं क्लासिफाई देम एज नेचुरल और उसमें क्लासिफाई करना है कौन से हमको कौन से नेचुरल हैं जो कि बाय नेचर मिल रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि मैन मेड है ना तो यहाँ पर आप ये लिस्ट आउट करोगे है ना ये आप लोग कर लेंगे करके देखिएगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर नेचर से आप वुड है वुड आपको नेचर से मिलता है ठीक है फ्रूट्स हैं है ना बहुत सारी चीजें हैं और मैन-मेड में यदि आप बात करें कि कोई भी है बकेट है ना अपनी या टूथब्रश है अपना ना कुछ भी आप ले लो कोई भी आइटम ले सकते हैं ह्यूमन मेड में आप फैन से हर चीज फैन है कुछ भी है तो ये ह्यूमन मेड में आ जाएगा बाय नेचर आपको जितनी चीजें मिल रही है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है ना जो भी आपको नेचर से अवेलेबल होगा उसको यहाँ लिस्ट आउट करेंगे मैन मेड में जो कि मैन मेड है उनको डालेंगे ठीक है Does this list include air, water, soil and minerals? क्या इस लिस्ट में हमने इनको भी इंक्लूड किया है एयर है वाटर है सॉइल है मिनरल्स है ओके तो जो एयर है वाटर है सॉइल है और मिनरल्स है दे आर नेचुरल है ना कैसे हैं नेचुरल है ये बाय नेचर मिलते हैं एयर वाटर सॉइल ये कोई नहीं बनाता ठीक है ये अपने आप ही बनते हैं ये नेचुरल थिंग्स हैं सिंस आर दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इनको नेचर से मिलते हैं इसी को इसीलिए इनको क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है ना दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स ओके ठीक इसी तरह से कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज क्या जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं है ना जो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं है ना बहुत ज्यादा पेट्रोल का यूज करना एयर पॉल्यूशन हो रहा है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डालते हैं है ना तो ये सारी चीजें हैं इससे क्या है सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है सॉइल की जो नेचुरल कैपेसिटी है फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो कम हो रही है हमको बाहर से फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं जब हमको फर्टिलाइजर ऐड करके हमको मैन्यूर ऐड करना चाहिए ठीक है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक को मैन्यूर यूज करना चाहिए ठीक है बट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है
फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये कहा गया है कि कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मींस खत्म हो जाना, है ना। क्या ये कभी ऐसे, क्या ये जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये भी एग्जॉस्टेड, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बाय ह्यूमन एक्टिविटी? तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर। इन वाटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। इज वाटर ए लिमिटेड सोर्स? क्या वाटर जो है एक लिमिटेड सोर्स है? यस, वाटर हमारे पास लिमिटेड है ना। उसे हमें बहुत सोच समझकर बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास बहुत कम परसेंट है वाटर का जो कि स्वीट वाटर है ना। बाकी हमारा मैरीन वाटर है। ये वाटर साइकिल के थ्रू जो मैरीन वाटर है ये इवेपोरेट होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इवेपोरेशन होता है तो जो सॉल्ट है ना, वो नीचे रह जाता है और उससे वाटर वेपर बनती है। और ये वाटर वेपर जब कंडेंस होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यही वाटर, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये क्लाउड बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ी वाटर का ड्रॉप बन जाता है, तो यही जो स्वीट वाटर है, जो कि कहाँ से बना, तो सी और ओशियंस के मैरीन वाटर से ही बना है। ये एज रेनफॉल, जब रेनफॉल होती है तो ये क्या है, स्वीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और रिवर्स, पॉन्ड, लेक सब में चला जाता है। यही एक हमारा वाटर साइकिल है जो कि वाटर का सोर्स है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, हम देखते हैं जैसे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमको नेचर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड। हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Inexhaustible means these resources are present in unlimited quantity. Inexhaustible होता है जो कभी नहीं खत्म होंगे, है ना, जो कभी खत्म होने वाले नहीं है, है ना, समझ रहे हैं। इनएग्जॉस्टिबल मीन होता है ऐसे सोर्सेज जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। ये कैसे हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और कभी भी खत्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें, सनलाइट है और एयर है ना। सनलाइट, सन हमेशा रहेगा, है ना, ये हमारा एनर्जी का सोर्स है ना, इसको हमेशा रहना है, इसकी जो एनर्जी है ये कभी खत्म नहीं होगी। इसी तरह से जो एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ये भी कभी खत्म नहीं होगी। दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। यदि कंटिन्यू हम उसको केयरलेसली यूज करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसे यूज नहीं कर पाएगी, उसके बारे में जानेगी नहीं। सिर्फ हम उसको फोटो में उसको दिखा पाएंगे कि ये ऐसा था, है ना। तो द अमाउंट ऑफ दीस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, एक्टिविटीज मींस यदि वो केयरलेसली उसे यूज करेंगे तो एक दिन ये क्या है, एक दिन ये एग्जॉस्टिवली खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। एग्जांपल्स ऑफ दीस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। आज तो बिना सोचे समझे केयरलेसली फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, वहां पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पर ईंट पत्थर की बिल्डिंग बना देते हैं। इससे क्या होता है बताइए, इससे हमारा क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जो वाटर हमारा जो है, वाटर लेवल है वो हमारा नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है इसकी वजह से सॉइल हमारी पोरस रहती है, पोरस यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसकी वजह से जब रेनफॉल होता है तो अच्छे से वाटर की सीपिंग होती है, यानी वाटर एब्जॉर्ब होता है और वाटर लेवल हमारा क्या है, बढ़ता है। लेकिन यदि फॉरेस्ट नहीं होगी तो यही रेन वाटर जब रेनफॉल होता है तो रनिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो सॉइल की ऊपर मोस्ट लेयर है उसको रिमूव करता है, जिससे कि जो एक तो वाटर लेवल हमारा क्या हुआ, वाटर लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सीपिंग नहीं हो रही। दूसरा, हमारे सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है, जो ऊपर मोस्ट लेयर है, उसको भी बाहर तक ले जाता है। ठीक है, तो ये सारे लॉस है ना। तो हम क्या आजकल यही हो रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बन रही है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी, उनकी भी लाइफ स्टाइल डिफरेंट चेंज हो जाएगी, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो
दे बिकेम होमलेस, उनके पास घर नहीं होगा रहने के लिए। मिनरल्स है ना, जो अपने मिनरल्स है ना, सपोज दैट सॉइल है ना, सॉइल में कोई फॉरेस्ट नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन नहीं होगी है ना, पूरा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कोल है, पेट्रोलियम है, कोल कैसे बनता है, ये जो फॉरेस्ट है जब डेड हो जाते हैं इसमें बहुत सारी सॉइल की लेयर क्या बनती है, और कई सालों बाद ना आफ्टर मिलियन इयर्स कोल बनते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेचुरल गैसेस भी बनती हैं। तो ये फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ना कोल होगा, ना पेट्रोलियम होगा, और ना नेचुरल गैस होगी। तो आप समझ गए होंगे कि दे आर एग्जॉस्टेबल, ये एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं यदि हम बिना सोचे समझे इनका कंटिन्यू ऐसे ही यूज करते रहे। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें समझ गए, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। अब हम चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5.2 करके देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। एक्टिविटी 5.2 में इसमें हमने क्या किया है, टेक सम कंटेनर, हमने कुछ कंटेनर लिए हैं, फिल देम विद इसमें पॉपकॉर्न। ओके, हमने इसमें पॉपकॉर्न लिया, पीनट्स लिए, रोस्टेड ग्राम लिया है, चना रोस्टेड है ना, और टॉफीज लिया है। ठीक है, हमने सम कंटेनर, सपोज दैट यहाँ पे हम 4 आइटम्स लिए हैं, 1 2 3 4 कंटेनर्स ले लिए हमने। ठीक है, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप of 7 each, 7 के हमने 4 ग्रुप भी बना दिए। ठीक है, सबके पास एक कंटेनर है और सबके पास आइटम है। ओके, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, ईच ग्रुप यानी एक ग्रुप में हमारे कितने थे, 7 थे। ठीक है, एक ग्रुप में 7 थे, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। अब उस 7 से हमको 3 सब ग्रुप बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे, है ना, 7 है तो कैसे इसको डिवाइड करें, 2 2 1 पे 3 होगी है ना, उसी में भी है ना, समझ रहे हैं, इस तरह से डिवाइडेशन होगा। एक मतलब कह रहा है इसमें कि फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप, जो 7 का ग्रुप था इनको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कंटेनिंग 1 2 एंड 4, इस तरह से डिवाइड करना। ओके, 1 कर दीजिए, दूसरे 2 कर दीजिए, 4 स्प्रेड कर दीजिए। लेवल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमने लेवल भी कर दिया, जनरेशन रिस्पेक्टिवली। फिर क्या होगा, these subgroups represent the consumers, ये जो subgroups हैं ये एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर वो होते हैं जो पर्टिकुलर जो चीजें जो हमने मटेरियल रखा है उसको यूज करेंगे, है ना, कंज्यूम करना, खाना, यूज करना। ओके, तो एज पॉल्यूशन ना, एज पॉल्यूशन इज ग्रोइंग है ना, एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जैसे ये फर्स्ट है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो सेकंड होगा जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, और जहां पर 4 है दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर देखिए जब एक थे तो उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में थी, जब 2 हो गए तो कुछ कम हो गई, लेकिन जब उतना ही हमारे पास मटेरियल है, सपोज दैट एक कंटेनर हमारे पास पॉपकॉर्न था, उसमें पहले 7 लोग थे ना, तो फिर उनको हमने डिवाइड किया, तो एक फर्स्ट जनरेशन में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तो 4 लोग उसी का यूज करेंगे तो सबको बहुत कम का मिलेगा। इसी तरह से है, पुट 1 full container of each group on a table, एवं रखिए ask consumers of the first generation है ना from each group to consume eatables, है ना, जो खाने की चीजें रखी हुई सामने, जो फर्स्ट जनरेशन है जो एक है ना, तो उससे कहिए कि आप जितनी भी खाने की चीजें हैं उनमें से खाना स्टार्ट करें फ्रॉम द कंटेनर ऑफ योर ग्रुप, अपने ग्रुप में, जो के ग्रुप में मिला, सबको जब पहले वाले को पॉपकॉर्न मिला तो आप फर्स्ट जनरेशन जो कि एक है उससे कहिए कि आप ईटेबल जो रखे तो उनको आप कंज्यूम करना स्टार्ट करें या फिर खाएं। नाउ आप सेकंड जनरेशन, सेकंड वाले से कहें जितना उन्हें खाना है वो भी ले लेकर कंज्यूम करेंगे। ओके, फ्रॉम ईच ग्रुप डू द सेम स्टेप सारे ग्रुप करेंगे। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली the availability of eatables in each container। आप ध्यान दें कि पहले वाले ने तो मैक्सिमम ले लिया, दूसरे वाले ने और ले लिया, लास्ट वाले के लिए क्या बचा ये आप देख पाएंगे। पहला जो सिंगल था उसने अच्छे से
कंज्यूम किया जितना वो कर सकता था। उसके बाद 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने लिया। फिर लास्ट वाले में कोई 4 बचे, क्या उनको उसी अमाउंट में मिल पाएगा? नहीं, उनको जो मिलेगा वो उनके पहले और दूसरी जनरेशन के कंपेयर में उन्हें कम मिलेगा। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स इन ईच कंटेनर, इफ समथिंग इज लेफ्ट, यदि कुछ बचा है ना इन दी कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन, जो कि हमारी 4 है ना, थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। नाउ फाइनली ऑब्जर्व whether all the consumers of third generation got the eatable, या थर्ड जनरेशन में जो हमारे 4 स्टूडेंट थे, क्या उनमें से सभी को सब मिल गया ईटेबल्स खाने के लिए, कुछ मिला कंज्यूम करने के लिए या नहीं? ओके, ठीक है। तो इसमें आप देख आल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट, क्या कुछ बचा है उनके यूज करने के बाद इन एनी ऑफ द कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में कुछ बचा लेफ्ट है, कुछ बचा हुआ है, assume that the eatables in the container will represent the total availability of an exhaustible material, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड। ठीक इसी तरह से आप ये सोचिए कि जो यहाँ पर हमने कंटेनर लिया जिसमें हमने ईटेबल्स रखा है, एक पॉपकॉर्न है, ग्राम है, टॉफीज है, ये सब 7 ग्रुप बनाए, 7 को हमने 3 ग्रुप्स में 3 सब ग्रुप्स बनाए, 1 2 and 4। 1 को हमने फर्स्ट जनरेशन माना, सेकंड को 2 स्टूडेंट थे उनको हमने सेकंड जनरेशन माना, जो 4 स्टूडेंट लास्ट के थे उनको हमने थर्ड जनरेशन माना। ऐसे दिखा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले पॉपुलेशन कम थी, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फिर थोड़ी बढ़ी, 2 स्टूडेंट हो गए, तो फिर और बढ़ी, 4 स्टूडेंट हो गए। इन्होंने कंज्यूम किया, लास्ट वाले जो ग्रुप था, सब ग्रुप था जिसको थर्ड जनरेशन कह रहे थे, उसे कितना मिला और उसमें भी सबको मिला या कोई रह गया, या उनके लेने के बाद अभी भी उस कंटेनर में है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है एग्जॉस्टिबल। ये सारे कैसे मटेरियल के टेबल्स एग्जॉस्टिबल हैं या यूज करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जो ये कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, ये भी यदि ईच ग्रुप में है डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, है ना, यदि आप सारे जितने भी लोग हैं, है ना, ग्रुप में से यदि एक इक्वल अमाउंट में वो मान के लेते हैं कि हमको इतना यूज करना है, तो हो सकता है सबको इक्वल मिल जाए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, पहले वाले ने जितना दे सकता था उसने लिया, कंज्यूम किया, दूसरे वाले ग्रुप ने भी किया, तीसरे वाले ग्रुप को पहले और दूसरे के कंपेयर में कम मिला, है ना, या तो कुछ लोग रह गए जिनको नहीं मिला, ऐसे भी होंगे। तो इसी को बात कहा गया है कि इस ग्रुप में है डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, अलग-अलग उनका पैटर्न था। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू विडी, है ना, आर द अर्लियर जनरेशन, जो पहली जनरेशन थी ऑफ एनी ग्रुप टू विडी, है ना, इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वेयर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन, विडी, है ना, यानी उनको नहीं सोचना चाहिए आने वाली जनरेशन के बारे में। सपोज दैट हमने पहले फर्स्ट जनरेशन को हमने मौका दिया, है ना, तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे बाद अभी 2 स्टूडेंट हैं, फिर 4 हैं, उनके बारे में सोच के चलना चाहिए, है ना, उनको भी इतना इतना मिल जाए। यही बात कही जा रही है इसमें कि जो फर्स्ट जनरेशन है, क्या उसको अपने बाद आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और उनके लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। यही बात है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम सोच समझ के हर चीज यूज करें, जिससे आगे वाली आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर पाए। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organism. Living dead remains, है ना, क्योंकि डेड हो गए हैं, of living organism में आ जाएंगे plants and animals, है ना, ओके, ये सारी चीजें हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं fossils, ठीक है। Some, so these are known as fossil fuels, इनको हम बोलते हैं fossil fuels। कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these are known as fossil fuels, क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं। फॉसिल क्या है? जो डेड रिमेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे ये फॉसिल फ्यूल बनता है, जिनको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं, है ना, कई साल लग जाते हैं, और यदि हम इसको ऐसे केयरलेसली यूज करेंगे तो ये बन नहीं पाएगा और उससे पहले खत्म हो जाएगा। ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो आज इतना आप समझ गए होंगे। कोल हम कल स्टार्ट करते हैं, स्टोरी ऑफ कोल, फिर याद हो नहीं पाएगा, टाइम भी हो गया है।
ठीक है, आज इसको इतना ही रखिए। ओके, हाँ बेटा, अब ये बताएं, हेलो, Yes, ma'am. हाँ यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये जो चैप्टर था कूल एंड पेट्रोलियम, अभी आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना। इस इंट्रोडक्शन में हम जाने कि कैसे कूल एंड पेट्रोलियम हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, है ना। दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। ये हम कंटिन्यूअसली ऐसे ही हम यूज करते रहे केयरलेसली, तो आगे आने वाले जनरेशन को नहीं मिल पाएंगे। ये बात आपको समझ में आई इस एक्टिविटी से, जो हमने कंटेनर में कॉपर नाम ये सब लेके रखा है ना। 7 ग्रुप बना करके इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, एक में एक स्टूडेंट, दो में दो, उसके बाद 4 स्टूडेंट। इसका मतलब समझ में आया ऐसा क्यों किया। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पॉपुलेशन कम। पहले पॉपुलेशन कम थी, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 2 हो गए, कुछ पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर 4 हो गए, वो और भी पॉपुलेशन हो। तो पहले वाले ने यदि दूसरे वाले जनरेशन के सोचा होता तो उनको भी कुछ मिलता, और दूसरे वाले ने तीसरे के लिए, है ना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा, उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ कर लिया, सेकंड जनरेशन लेके लास्ट में ये आ गया कि हो सकता है उन्हें मिला, लेकिन पहले और दूसरे जनरेशन के कंपेयर में कम मिला, या तो कुछ लोग हो सकता है जिनको कुछ भी ना मिला, है ना। ये बात कही गई है कि जो आज हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं, these are fossil fuels, और इनको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं। तो आज हम इसका यूज सोच समझ कर करें, जिससे आगे वाले जनरेशन भी इसका यूज कर सके। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर? पेट्रोलियम क्या है मैम? अभी तक हमको Yes, ma'am. क्या बेटा? पेट्रोलियम क्या है मैम? पेट्रोलियम। पेट्रोल नहीं जानते हो? नो मैम। पेट्रोल जानते हो कि नहीं? पेट्रोल, डीजल, Yes, ma'am. जिससे गाड़ियां चलती हैं। शायद एक गैस है शायद, लेकिन अच्छे से पता नहीं है। नहीं, पेट्रोलियम गैस नहीं है, नेचुरल गैस जो है वो गैस है। पेट्रोलियम देखिए, ये जो पेट्रोलियम है, इसी में जब प्यूरिफिकेशन करते हैं तो आपको यही सारी पेट्रोल निकल के आता है, डीजल है ना, केरोसिन है, कोल है, चारकोल है ना। ये सारी चीज, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, इसी से जुड़े हुए हैं, है ना। एक रेट में आपका पेट्रोलियम आ जाएगा, बी रेट में डीजल आ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आप इस पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करोगे, ये सारी हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये ऑब्टेन होते हैं। दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में Yes, ma'am. क्या है? ओके, और कोई क्वेश्चन? No, ma'am. नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. इसके आगे वाला चैप्टर आप पढ़ के आइएगा, है ना। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, बाय बेटा। Yes, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. बाय। Bye, ma'am. मैम। Bye. बाय मैम।